द डीप डाइव में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज की हमारी ये जो चर्चा है ना, ये केवल सतह को छूने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे पास मौजूद स्रोतों का एक बेहद गहन विश्लेषण करने के लिए है। बिल्कुल। और आज का विषय तो वैसे भी बहुत गहरा है। हाँ, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आज का हमारा विषय है राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान और झीलें सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है ना। एकदम। हमारे पास जो विस्तृत स्रोत है उनमें इन झीलों को एक बहुत ही काव्यात्मक और खूबसूरत नाम दिया गया है। इन्हें मरुस्थल का नीला हृदय कहा गया है, जो कि बहुत सटीक नाम है। हाँ, और अंग्रेजी साहित्य में इसे द प्रिल्यूड ऑफ द डेजर्ट सोल कहा गया है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर एक सूखे तपते हुए रेगिस्तानी राज्य ने अपने सीने में झीलों का इतना जटिल, विस्तृत और जीवनदायी नेटवर्क कैसे बसा रखा है। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि राजस्थान की झीलें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बंटी हुई हैं। हाँ, पहली है खारे पानी की झीलें, बिल्कुल, जिन्हें प्राचीन टिथिस सागर का अवशेष माना जाता है, और दूसरी है मीठे पानी की झीलें, जो या तो शानदार मानवीय निर्माण कला का कमाल है या फिर वर्षा जल को सहेजने का ऐतिहासिक परिणाम है। देखिए, ये विभाजन केवल पानी के स्वाद का नहीं है। मतलब इसके पीछे लाखों वर्षों का भूगर्भ विज्ञान और इतिहास छुपा हुआ है। अच्छा। हाँ, अक्सर ये माना जाता है कि रेगिस्तान में खारा पानी होना शायद सिर्फ सतह की रेतीली मिट्टी का परिणाम है। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि असली कहानी जमीन के बहुत नीचे चल रही है। तो मतलब खारेपन का कारण सतह पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। खारेपन का मुख्य कारण पृथ्वी के अधोस्तर यानी गहराई में मौजूद माइका शिस्ट नाम की विशिष्ट चट्टानें हैं। माइका शिस्ट, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सारा नमक जमीन के भीतर से सतह पर आ रहा है? एकदम सही। लेकिन बिना किसी बाहरी दबाव के ये प्रक्रिया कैसे संभव होती है? मतलब ये कितने समय में होता है? यह प्रकृति की एक अत्यंत धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे वैज्ञानिक भाषा में केशाकर्षण या कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। कैपिलरी एक्शन, ये वही है ना जो हम स्कूलों में पढ़ते थे? हाँ, बिल्कुल वही। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी दिए की बाती में तेल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। अच्छा, तो जमीन में भी ऐसा ही होता है? हाँ, जब भीषण गर्मी में सतह का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है, तो जमीन के नीचे का पानी उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर की तरफ खिंचता है। और ऊपर आते समय यह पानी उन माइका शिस्ट चट्टानों से गुजरता है और अपने साथ भारी मात्रा में नमक घोलकर सतह पर ले आता है। अरे वाह! और जब यह पानी सतह पर आकर उड़ता है तो पीछे एकदम शुद्ध नमक छोड़ जाता है। सदियों से चल रही इसी प्रक्रिया ने राजस्थान में खारे पानी की झीलों का निर्माण किया है। ये भूगर्भिक प्रक्रिया वास्तव में चकित कर देने वाली है। मैंने पढ़ा था कि अरावली पर्वतमाला इस पूरे परिदृश्य में एक प्राकृतिक विभाजक का काम करती है। बिल्कुल, अरावली एक दीवार की तरह है। हाँ, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अरावली के पश्चिमी हिस्से में, विशेषकर नागौर जिले के आसपास, खारे पानी की झीलों का पूरा साम्राज्य है। सही कहा। वहीं दूसरी ओर अरावली के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, जहां उदयपुर स्थित है, वो मीठे पानी की झीलों का एक विशाल और शांत केंद्र है। और पता है, ये भौगोलिक ताना बाना राज्य की पूरी जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था को आकार देता है। वो कैसे? ये जल प्रबंधन सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं है। ये राजस्थान की श्वेत स्वर्ण यानी नमक अर्थव्यवस्था की पूरी रीढ़ है। श्वेत स्वर्ण यानी सफेद सोना? हाँ, हम केवल पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन हजारों परिवारों की बात कर रहे हैं जिनका रोजगार, जिनकी संस्कृति और जिनका जीवन पूरी तरह से इन झीलों के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करता है। और इसी सफेद सोने की जब बात होती है तो स्रोतों के अनुसार हमें अरावली के खारे सम्राट की तरफ रुख करना ही पड़ता है। बिल्कुल। आप सांभर झील की बात कर रही हैं। हाँ, सांभर झील ये भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय, मतलब जमीन से घिरी हुई खारे पानी की झील है। सही। इसके ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य बहुत ही व्यापक है। श्रोताओं के लिए मैं एक दिलचस्प सूत्र भी साझा करना चाहूंगी। नाग को नमक पसंद है, उदय को मीठा। हाँ, ये याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है। नाग मतलब नागौर, जहाँ खारे पानी की झीलें हैं, और उदय मतलब उदयपुर, जो मीठे पानी का केंद्र है। बिल्कुल। तो सांभर झील के बारे में बात करते हैं। सांभर झील का विस्तार इतना विशाल है कि ये किसी एक प्रशासनिक जिले की सीमाओं में नहीं बनती। हाँ, ये काफी बड़े इलाके में है। भौगोलिक रूप से ये 3 जिलों की सीमाओं पर फैली हुई है: जयपुर ग्रामीण, अजमेर और नागौर। और इसका इतिहास भी काफी पुराना है ना? हाँ, अगर हम इसके इतिहास के पन्नों को पलटें तो बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इस विशाल झील का निर्माण चौहान वंश के संस्थापक शासक वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान, इसका मतलब ये है कि ये नमक का स्रोत केवल एक प्राकृतिक उपहार नहीं था। बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल से ही ये राजशाही के लिए एक बेहद रणनीतिक और आर्थिक महत्व की जगह रही होगी। एकदम सही।
और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आज भी ये अकेली झील पूरे देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% हिस्सा पैदा करती है। 8.7%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और यहाँ सदियों पुरानी क्यार तकनीक का इस्तेमाल होता है। क्यार तकनीक? ये क्या होती है? इस तकनीक में झील के उथले पानी को चौकोर क्यारियों में रोक दिया जाता है जी। फिर तेज धूप और सूखी हवा उस पानी का वाष्पीकरण करती है, जिसके बाद एकदम शुद्ध नमक के क्रिस्टल पीछे रह जाते हैं। ये तो एकदम प्राकृतिक तरीका हुआ। बिल्कुल। इसके अलावा इसका वैश्विक पर्यावरणीय महत्व भी बहुत बड़ा है। वर्ष 1990 में सांभर झील को एक रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट का दर्जा मिलने का अर्थ है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है, मतलब वेटलैंड है। जी हाँ। स्रोतों में जिक्र है कि सर्दियों के मौसम में यहाँ हजारों की संख्या में राजहंस, जिन्हें फ्लेमिंगो कहा जाता है, प्रवास के लिए आते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। औद्योगिक उत्पादन और प्राकृतिक संरक्षण का ऐसा सह अस्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। इसे याद रखने के लिए एक और मजेदार सूत्र है। सांभर में JN बसता है। J से जयपुर, A से अजमेर और N से नागौर। बहुत बढ़िया ट्रिक है। और यही संतुलन सांभर की असली पहचान है। एक तरफ ये अर्थव्यवस्था को चला रही है, तो दूसरी तरफ साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों को शरण दे रही है। खारे पानी के इसी क्रम में स्रोतों को गहराई से पढ़ते समय एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। कौन सी बात? सामान्य धारणा यही होती है कि नमक का मतलब सिर्फ भोजन में डाला जाने वाला नमक होता है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन पचपदरा और डीडवाना झीलों के बीच जो विरोधाभास है वो दिखाता है कि प्रकृति कितनी विविधतापूर्ण है। बिल्कुल। इन दोनों झीलों के नमक का रासायनिक स्वरूप और उनका उपयोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये विरोधाभास भूविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। चलिए सबसे पहले बारोतरा जिले में स्थित पचपदरा झील की बात करते हैं। हाँ, पचपदरा का नमक तो सबसे खास माना जाता है। सही कहा। यहाँ जो नमक प्राप्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला खाने योग्य नमक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसमें 98% तक शुद्ध सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 98%? ये तो एकदम उच्च स्तर की शुद्धता है। बिल्कुल। लेकिन इस झील की सबसे बड़ी खासियत उसका विज्ञान नहीं, बल्कि इसकी सांस्कृतिक परंपरा है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि यहाँ खारवाल जाति के लोग नमक निकालने का काम करते हैं और उनकी तकनीक पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये उस क्षेत्र की एक बहुत ही अनूठी और सदियों पुरानी स्थानीय तकनीक है। वो कैसे निकालते हैं नमक? खारवाल समुदाय के लोग मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हैं। झाड़ियों का? हाँ, नमक निकालने के लिए। हाँ। वे इन झाड़ियों को खारे पानी में डाल देते हैं। ये झाड़ी एक केंद्र का काम करती है, जिसके चारों ओर नमक के बड़े और शुद्ध स्फटिक यानी क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत है। बिना किसी भारी मशीनरी के केवल प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान के तालमेल से यहाँ उच्च श्रेणी का नमक तैयार किया जाता है। 98% शुद्धता वाली ये प्राकृतिक तकनीक सच में कमाल है। लेकिन फिर नागौर के डीडवाना झील की कहानी इसके एकदम विपरीत क्यों है? वहां का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? देखिए, डीडवाना झील का रासायनिक संगठन पचपदरा से बिल्कुल अलग है। अच्छा। वहां के नमक में सोडियम क्लोराइड के बजाय सोडियम सल्फेट की मात्रा अत्यधिक होती है। मनुष्य के शरीर के लिए यह अखाद्य है, इसे भोजन में शामिल नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका क्या उपयोग होता है? अब कोई सोच सकता है कि जो नमक खाया नहीं जा सकता उसका क्या मोल, लेकिन प्रकृति ने एक अलग तरह का अर्थशास्त्र रचा है। और वो अर्थशास्त्र उद्योगों से जुड़ा है? बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार ये अखाद्य नमक औद्योगिक दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सही कहा। डीडवाना का ये सोडियम सल्फेट आधारित नमक मुख्य रूप से कागज बनाने के उद्योग और चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है। ओहो, मतलब इंडस्ट्रियल इस्तेमाल। हाँ, चमड़े को साफ करने और उसे संरक्षित करने के लिए इस रसायन की भारी आवश्यकता होती है, और इसी औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए वहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पचपदरा में स्वाद, डीडवाना में तेजाब। हाँ, एकदम सटीक। पचपदरा अगर भोजन का स्वाद बढ़ाता है तो डीडवाना कारखानों के पहिए घुमाता है। प्रकृति ने क्या गजब का संतुलन स्थापित किया है। एक ही राज्य, एक ही रेगिस्तान, लेकिन जमीन के नीचे के रसायनों ने अर्थव्यवस्था के दो बिल्कुल अलग रास्ते तय कर दिए। ये सच में अद्भुत है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अब हम प्रकृति के बनाए इन खारे सागरों से हटकर मानव अभियांत्रिकी यानी इंसानी सोच और निर्माण कला के बनाए मीठे पानी के कृत्रिम सागरों की ओर बढ़ने वाले हैं। हाँ, मीठे पानी की झीलें। इस सूची में सबसे पहला और सबसे प्रभावशाली नाम आता है जयसंबंध झील का। जयसमंद झील, जिसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में ढेबर झील भी कहा जाता है, ये केवल एक जलाशय नहीं है, ये 17वीं शताब्दी की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इस विशाल झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के बीच गोमती नदी के तेज बहाव को रोक कर करवाया था। गोम? हाँ,
और इसकी भव्यता और इसके विस्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में गिना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, उस दौर में जब आज जैसी भारी मशीनें या आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब इतने बड़े जल स्तर को रोकना और एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और इस झील के भीतर की दुनिया भी बहुत रहस्यमयी और रोचक है। इसके अंदर कई टापू मौजूद हैं। जी हाँ, इस विस्तृत जल राशि के बीच 7 बड़े टापू स्थित हैं। 7 टापू? हाँ, और स्थानीय संस्कृति में इन टापुओं के नाम भी बहुत अनोखे रखे गए हैं। सबसे विशाल टापू को बाबा का भंगड़ा कहा जाता है। बाबा का भंगड़ा, नाम तो बहुत दिलचस्प है। और जो सबसे छोटा टापू है, उसका नाम बहुत ही स्नेहपूर्ण है, प्यारी। प्यारी। हाँ, इन टापुओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये निर्जन नहीं है। यहाँ सदियों से भील और मीणा जनजाति के समुदाय निवास करते आ रहे हैं। मतलब ये झील उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस झील ने न केवल उन्हें आश्रय दिया है, बल्कि उनका पूरा जीवन इसी जल के इर्द गिर्द घूमता है। और चूंकि इस झील का निर्माण मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में जल संकट को दूर करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, इसलिए यहाँ से सिंचाई की एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था भी तैयार की गई। जी हाँ। स्रोतों के अनुसार यहाँ से शामपुरा और भाट नाम की 2 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं, जो आज भी आसपास की कई गांवों की खेती को जीवन देती हैं। एकदम सही। इसे याद रखने का सूत्र है जय की प्यारी शाम भाट। बढ़िया है। देखिए, उस समय के शासकों की ये दूरदृष्टि थी कि उन्होंने केवल एक स्मारक नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न और जल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सच में मानव निर्माण और जल के इस रिश्ते की एक और बहुत ही भावुक कहानी उदयपुर की ही एक अन्य झील से जुड़ी है। आप पिछोला झील की बात कर रही हैं? हाँ, पिछोला झील, जैसमंद जहाँ एक राजा की शक्ति और दूरदृष्टि का प्रतीक है, वहीं पिछोला का इतिहास एक आम आदमी के प्रेम से शुरू होता है। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है ना? 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल के दौरान एक बंजारे ने, जिसे इतिहास में पिच्छू बंजारा कहा गया है, अपने प्रिय बैल की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। एक जानवर के प्रति प्रेम? हाँ, एक जानवर के प्रति प्रेम ने एक ऐसे जल स्रोत को जन्म दिया जो आगे चलकर राजवंशों का केंद्र बन गया। इस झील में मुख्य रूप से सीसारमा और बुझड़ा नदियां आकर गिरती हैं। और देखिए, एक बंजारे द्वारा शुरू किया गया वो निर्माण बाद में मेवाड़ की वास्तुकला और राजशाही का सबसे बड़ा कैनवस बन गया। वो कैसे? अगर हम स्थापत्य कला और इतिहास के पन्नों को एक साथ रखकर देखें, तो पिछोला झील के ठीक मध्य में जग निवास, जिसे आज पूरी दुनिया लेक पैलेस के नाम से जानती है, और जग मंदिर स्थित है। हाँ, लेक पैलेस तो बहुत मशहूर है। नीले पानी के बीच सफेद संगमरमर की इमारतें सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि इन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदलने में एक मौन भूमिका निभाई है। बिल्कुल। स्रोतों में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना का जिक्र है जो इसी जग मंदिर से जुड़ी है। हाँ। जब मुगल शहजादे खुर्रम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था, तो उन्हें राजपूताना में शरण लेनी पड़ी थी। शाहजहां, जो उस समय शहजादा खुर्रम थे, उन्होंने इसी जग मंदिर में कई महीने बिताए थे। अच्छा। इतिहासकार और वास्तुकला के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पानी के बीच खड़े उस खूबसूरत, शांत और सफेद महल ने खुर्रम के मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो क्या इसका मतलब है कि? हाँ, उसी जग मंदिर के प्रतिबिंब को देखकर उन्हें बाद में दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। यह तथ्य सच में विस्मित कर देने वाला है। अगर एक बंजारे ने अपने बैल के लिए झील न बनाई होती और मेवाड़ के शासकों ने उस झील में वो सफेद महल न बनाया होता, तो शायद आगरा में ताजमहल का वो विशिष्ट स्वरूप कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। इतिहास कैसे जुड़ता है ना? हाँ, इतिहास की कड़ियाँ पानी के जरिए कैसे जुड़ती हैं, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। श्रोताओं के लिए इसका सूत्र है, बंजारे का बैल पिछोला में, खुर्रम छिपा जग मंदिर में। बहुत ही उम्दा सूत्र है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों की इन शाही झीलों के बाद अगर हम अरावली की सबसे ऊंची चोटियों की तरफ देखें, तो वहां पानी का एक अलग ही स्वरूप, एक अलग ही रहस्य देखने को मिलता है। हाँ, अब हम पवित्र शिखरों और ऐतिहासिक सरोवरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब अरावली की ऊंचाइयों की बात होती है, तो माउंट आबू में स्थित नक्की झील का नाम सबसे ऊपर आता है। नक्की झील, बिल्कुल। यह पूरे राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सर्दियों में अक्सर इसका पानी जम जाता है और इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथा बहुत ही मनमोहक है। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भले ही इसे ज्वालामुखी क्रेटर या भूस्खलन का परिणाम माना जाए, लेकिन स्थानीय मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं ने किया था। देवताओं ने? कैसे?
कहा जाता है कि राक्षसों से बचने के लिए देवताओं ने अपने नाखूनों से धरती को खोदा था। नाखूनों से? हाँ, और उसी नख शब्द से इसका नाम नक्की पड़ा। क्या बात है। और इसी झील के किनारे एक बहुत ही प्रसिद्ध चट्टान है जिसे टोड रॉक कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार बिल्कुल एक विशाल मेंढक जैसा है। ऐसा लगता है जैसे बस झील में छलांग लगाने ही वाला हो। प्रकृति ने हवा और पानी के कटाव से इसे एक बेहतरीन मूर्ति का रूप दे दिया है। बिल्कुल। लेकिन जब हम सरोवरों की पवित्रता और धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो अजमेर में स्थित पुष्कर झील का स्थान सबसे अद्वितीय है। पुष्कर झील, हाँ। भारतीय संस्कृति में इसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा और पंचम तीर्थ कहकर पुकारा गया है। ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र है, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत ही विशाल और रंगारंग मेला लगता है। एकदम सही। लेकिन आस्था के इस केंद्र को भी समय के साथ आधुनिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्रोत बताते हैं कि अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के कारण ये पवित्र झील भारी प्रदूषण का शिकार हो गई थी। ये एक दुखद सच्चाई थी। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक तथ्य जुड़ता है कि प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम था। पुष्कर झील के गिरते जल स्तर और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यापक सफाई और संरक्षण अभियान चलाया गया। और इसमें किसने सहयोग किया? इस पूरे प्रोजेक्ट में कनाडा की सरकार ने बहुत बड़ा तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिया। कनाडा ने? जी हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि विरासत चाहे किसी भी देश की हो, पर्यावरण और जल स्रोतों का संरक्षण एक वैश्विक जिम्मेदारी है। सही कहा। अजमेर शहर में पुष्कर के अलावा एक और बेहद ऐतिहासिक झील है जो राजपूत और मुगल वास्तुकला के संगम का प्रतीक है, आना सागर। आना सागर, इसका निर्माण चौहान वंश के शासक अर्णोराज ने 1135 से 1150 ईस्वी के मध्य करवाया था। अर्णोराज, जिन्हें अन्ना जी भी कहा जाता था। बिल्कुल। लेकिन इस झील का सौंदर्य केवल चौहान काल तक सीमित नहीं रहा। बाद में जब मुगलों का इस क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने भी इस झील के किनारे अपने निर्माण करवाए। स्रोतों के अनुसार बादशाह जहांगीर ने आना सागर के किनारे एक बेहद खूबसूरत और हरा भरा बाग लगवाया जिसे दौलत बाग कहा गया। हाँ। और उसके बाद शाहजहां ने उस बाग के किनारे सफेद संगमरमर की एक शानदार बारादरी का निर्माण करवाया। बारादरी, जो हवादार मंडप होते हैं। जी। इसे याद रखने का सूत्र है, अन्ना ने जहां दौलत दी, शाह ने वहां बारादरी बनाई। एक ही झील पर अलग अलग सदियों के शासकों की ये छाप इसे एक खुला संग्रहालय बना देती है। और इतिहास को सहेजने की बात हो और हम राजसंबंध झील का जिक्र न करें, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये झील मेवाड़ के शौर्य, उसके स्वाभिमान और उसके साहित्य को हमेशा के लिए अमर कर देती है। हाँ, इस झील के किनारे नौचौकी पाल पर पत्थरों पर राज प्रशस्तियां उकेरी गई है। राज प्रशस्ति, ये कोई साधारण लेख नहीं है। एकदम नहीं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तर प्रशस्ति है, यानी पत्थर की शिलाओं पर उकेरा गया दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज। जल के किनारे पत्थर पर इतिहास लिखना ये दर्शाता है कि उस दौर के लोग जानते थे कि सभ्यताएं पानी के किनारे ही बसती हैं और वहीं सुरक्षित रहती हैं। वास्तव में राजस्थान की हर झील अपने अंदर एक पूरा युग समेटे हुए है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बार समेटते हुए मुख्य बातों पर नजर डाल लेते हैं। हाँ, एक रिकैप हो जाए। अगर सबसे बड़ी खारी झील की बात करें जो नमक उत्पादन का केंद्र है तो वो सांभर झील है। अगर हम मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील को देखें तो वो जैसमंद है। बिल्कुल। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित झील नक्की है। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का खाद्य नमक पचपदरा से आता है, जबकि उद्योगों को चलाने वाला अखाद्य सल्फेट नमक डिडवाना की देन है। स्रोतों के आधार पर ये एकदम सटीक सारांश है। और चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोतों से एक ऐसा नया और बेहद रोचक तथ्य साझा करना चाहूंगी जिसका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया है। अच्छा, वो क्या है? वो है उदयपुर की फतेह सागर झील। हाँ, फतेह सागर। ये झील सिर्फ अपनी अपार सुंदरता या पर्यटन के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि इसके बीचों बीच एक सौर वेधशाला यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी स्थित है। एक झील के बीच में अंतरिक्ष और सूरज का अध्ययन। हाँ, और ये इसलिए किया गया क्योंकि पानी के कारण हवा का तापमान स्थिर रहता है और टेलीस्कोप से सूरज की एकदम स्पष्ट तस्वीरें ली जा सकती हैं। ये तो विज्ञान और प्रकृति का बेहतरीन मेल है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये पूरी चर्चा हमें ये समझाती है कि मरुस्थल में मौजूद ये झीलें केवल जल के भंडार नहीं है जिसने समुदायों को पाला, ऐतिहासिक महलों का वह निर्माण जिसने दुनिया को ताजमहल जैसी इमारतें दी। बिल्कुल। और फतेह सागर जैसी झील जहां आज आधुनिक विज्ञान सूरज का अध्ययन कर रहा है। ये सब साबित करते हैं कि ये झीलें राजस्थान का इतिहास हैं, इसकी अर्थव्यवस्थाएं हैं और सच मायने में यही इसका धड़कता हुआ जीवन है। इस गहरे विश्लेषण के बाद
इस डीप डाइव के समापन पर मैं सभी के विचार करने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। हाँ, जरूर। आज के इस आधुनिक दौर में जब पूरी दुनिया गंभीर जल संकट से जूझ रही है, बड़े बड़े महानगर पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो जरा सोचिए, सदियों पहले जब कोई आधुनिक मशीन, कंप्यूटर या सैटेलाइट मैपिंग नहीं थी, तब राजस्थान के उन साधारण लोगों, बंजारों और शासकों ने रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच मीठे पानी के इतने विशाल और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कैसे तैयार किए होंगे। ये सोचने वाली बात है। क्या आज के आधुनिक शहर और शहरी योजनाकार उन प्राचीन लोगों की इंजीनियरिंग, जल संरक्षण की उस दूरदृष्टि से कुछ सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। आज के द डीप डाइव में बस इतना ही। स्रोतों का यह सफर यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं के लिए यह एक ऐसा विषय है जिस पर आगे और भी खोजबीन की जा सकती है।